नमस्कार। आज हम कुछ इतिहास में झांकने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने आज 9th क्लास के पहले अध्याय फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। कुछ इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज से करीबन 230 साल पहले ऐसे कौन से इवेंट हुए थे जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे शब्द सामने आए और जिसकी वजह से पूरे विश्व का इतिहास बदलने लगा। यह कहानी शुरू होती है भारत से। जब हम ट्रैवल करते हैं करीबन 7000 किलोमीटर का हम सफर तय करके यूरोप के एक देश में जाते हैं जिसका नाम है फ्रांस। मेरे साथ रहिएगा, मैं अतीत में आपको लेकर के चलता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, घटनाओं को कुछ इस तरह से जीवंत करने का प्रयास करूंगा कि आपको लगेगा कि आज भी आप उसी फ्रांस में खड़े हैं जहां पर फ्रांस में क्रांति उस समय हुई थी। चलते हैं 230 साल पीछे और 7000 किलोमीटर यहां से दूर पूर्व की ओर फ्रांस में। फ्रांस देखिएगा, फ्रांस जो एक वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में एक देश है फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस जिसको फैशन सिटी कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड का जो लेटेस्ट फैशन है वो पेरिस से चलता है। पेरिस अपने मॉन्यूमेंट्स की वजह से बहुत फेमस है। एफिल टावर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अपने और बहुत सारे इवेंट्स की वजह से, वो सारी की सारी बातें पेरिस में होने की वजह से पेरिस एक बहुत फेमस जगह का नाम है। अगर आज के संदर्भ में पेरिस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो लेटेस्ट फैशन है वो पेरिस से होकर के निकलता है। और फ्रांस के समीप यूरोप के अंदर जो दूसरे देश हैं, जिसमें स्पेन है, आप जर्मनी पाएंगे, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे देश इसके चारों तरफ हैं। और करीबन 230 वर्ष पूर्व एक घटना की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। ये तारीख थी 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। इसी दिन फ्रांस के अंदर क्रांति का, रेवोल्यूशन का बिगुल बजा था। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल आता है कि व्हाट वी मीन बाय रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति क्या होती है। उसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन एक ऐसा अपसर्ज होता है, एक विद्रोह होता है जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के उठाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा शोषण होता है। वो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। इस सारे प्रोसीजर को रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। आपने जरूर सुना होगा 1857 रेवोल्यूशन। इसी तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। तो रेवोल्यूशन को आप डिफाइन करेंगे, रेवोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एन अपसर्ज by the people of the country. Just they wanted to just change the existing government. They are not happy with the existing government. They are exploited by the government. That's why they wanted to root it out the government. That is known as revolution. फ्रांस का जो कह सकते हैं कि क्रांति है 14 जुलाई 1789 को। और एक बात मैं बता दूं, फ्रांस के बारे में कहा जाता है, ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस इतना महत्वपूर्ण देश है जिसमें कोई भी इवेंट होता है, कोई भी घटना घटित होती है, उसकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित होता है। और हुआ, फ्रांस में मोनार्की होती थी जैसे यूरोप के अधिकतर देशों में हुआ करता था। मोनार्की, राजशाही, जिसमें राजा का हुक्म चलता है, केवल राजा की बात को सुना जाता है। राजा आर्बिट्रेरी रूल करता है, राजा निरंकुश होता है, उसकी ताकत के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी प्रकार का कानून वहां लागू नहीं होता, जो राजा कहता है वही होता है। तो ऐसा ही वहां पर था फ्रांस में।
और जब फ्रांस में ये क्रांति हुई जिसकी वजह से मोनार्की को रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फिर रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, इस सारे इवेंट्स की सीरीज को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे ही मोनार्की से और दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्रांस में परिवर्तन आए, उसी तरह से उसकी वजह से पूरे यूरोप में परिवर्तन आए। तो मैटरनिक ने सही कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। मैं अब आपको 230 साल पीछे ले चलता हूं। यह तारीख है उस दिन की जहां से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था। रेवोल्यूशन के क्या कारण थे, रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था, ऐसे कौन से कारण थे जो देश की जनसंख्या ने रेवोल्यूशन किया, क्रांति की। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, मोनार्की थी, जो राजशाही थी, जो लुई 16 का राज था, किस तरह से उसको रूट से उठा करके जस्ट रूटेड आउट एंड द एंटायर सिस्टम वॉज चेंज्ड, मोनार्की वॉज रूटेड आउट। इस पूरे इवेंट को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह अध्याय शुरू होता है एक घटना के साथ। उसके बाद सारा बैकग्राउंड स्टोरी में चलता है। यह घटना है 14 जुलाई 1789 की। यह घटना है पेरिस की। पेरिस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, 7,000 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा थे। कारण था पूरे फ्रांस में भूखमरी थी, लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वो पूरा नहीं हो रही थी। उसके क्या कारण है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट एट दैट टाइम द पीपल वर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, दे वर क्राइंग, सो दे वर मेकिंग demands to the government, to the king, but the king was not paying any heed to the towards the people. That's why people were very angry. People just wanted to take the revenge because they thought that it is the king who is the responsible for their conditions. That's why they gathered at this city, Paris, capital of France. More than 7,000 people. They made a people militia. They were protesting. At the same time, a rumor was there. A rumor was there that the king ordered to the troops, king ordered to the army to enter into the street and just destroy that protest. And also heard the rumors that king ordered to the troop, if they are not able to control the mob, so they are free to open the fire. These kinds of rumors were there in Paris. 7,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। राजा की तरफ से ऐसा अफवाह आया था कि राजा की तरफ से निर्देश है सेना को, सेना गलियों में उतरेगी और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। और उनको ऐसा रूमर भी आया कि राजा ने आदेश दिया है कि अगर प्रोटेस्ट को ना दबा पाए तो जो अगर आप चाहें तो उनको गोली भी मार सकते हैं। जिसकी वजह से ये 7,000 लोग पेरिस की सड़कों पर इकट्ठा हुए और उन्होंने इस रूमर्स के बाद सोचा कि उन्हें राजा की आर्मी को फेस करने के लिए हथियारों की जरूरत है। दे नीड वेपन्स टू फेस द किंग्स आर्मी। दैट्स व्हाई दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इन द सेम इवेंट दे मूव टूवर्ड बेस्टाइल। बेस्टाइल पेरिस में एक पैलेस, एक किला, जिसको राजा ने अपनी डेस्पोटिक पावर का सिंबल बना रखा था। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे सबको वहां पर रखा जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था और लोगों का ऐसा मानना था कि वहां पर बहुत सारे एम्यूनेशन है, वेपन्स हैं, हथियार हैं। इसलिए इन 7,000 लोगों ने बेस्टाइल की तरफ, उस पैलेस की तरफ जो फोर्ट्रेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पॉलिटिकल कैदियों को रखा जाता था, उसकी तरफ मूव करना शुरू किया। बेस्टाइल बेस्टाइल में उस समय केवल और केवल 7 कैदी पाए गए। ओनली 7 प्रिजनर्स वर देयर। दे वर रिलीज्ड। दे हैव नॉट फाउंड द वेपन्स देयर। दे किल्ड द गार्ड एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, बेस्टाइल को जो एक किला था, किले की एक एक ईंट को, एक एक पत्थर को उखाड़ लिया गया। बिकॉज they were realizing that this Bastille, this palace, this fortress, this prison is the symbol of the despotic power. This is the symbol of the royal power. That's why
एवरी सिंगल थिंग वॉज डिस्ट्रॉयड एट बेस्टाइल, और पूरे के पूरे किले को ईंट ईंट कंकर पत्थर में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहीं तक नहीं रुके, उन छोटे छोटे पत्थरों को बाजार में ले जाकर के बेचा गया और लोगों ने उसको खरीदा ताकि वो याद के रूप में रख सके कि किस प्रकार एक समय में राजा के द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। इस तरह से यह चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, द इंसिडेंट ऑफ बेस्टाइल। किस तरह से हम लोग 14 जुलाई 1789 में पहुंचे, कैसे वहां सबसिस्टेंस क्राइसिस था, लोग भूखे मर रहे थे, 7,000 लोग थे, रूमर्स आया और लोगों ने मूव करना शुरू किया बेस्टाइल की तरफ और बेस्टाइल को तहस नहस कर दिया और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे, फ्रेगमेंट्स थे, दैट वर सोल्ड इनटू द मार्केट। द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। आफ्टर दिस, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड इट? Why the people were against? Why the people were facing problem in France? Why they raised their voice against the existing government? Why the king was not paying attention towards them? What were the reason that entire France stood together to fight against this arbitrary rule of King Louis? One by one we will start with it. The very first instance, the storming of Bastille. Question बनता है, write a note on storming of Bastille. When it took place, how many people were there, what they did, why they did, like this. So this story begins like it. Now we'll start the another part of this chapter. Yes, now the second phase of this chapter. इस चैप्टर के जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया था, 14 जुलाई 1789 रेवोल्यूशन बिगिन, लेकिन उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, सिलसिलेवार हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति बिना किसी कारण के नहीं होती। वैसे ही इतने हजारों लोग इकट्ठा होकर के एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो उन सारे इवेंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फ्रांस की वजह से ही पूरे विश्व में आज जो हम दौर देखते हैं रिपब्लिक कंट्रीज का, जो हम देखते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी की डिमांड का, फ्रेटर्निटी का, वो फ्रांस की ही देन है। इसलिए विश्व के इतिहास में फ्रांस की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखेंगे 1774 ये वो ईयर था जिसमें लुइस 16 ने गद्दी को संभाला। He ascended the throne in 1774. He was merely 20 years old at that time. He married with an Austrian princess. Name has written. ये कुछ फैक्ट्स या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैरी एंटोइनेट के साथ उसने शादी किया। शादी करने के बाद जब वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो उसे क्या मिला? He found the treasure empty. फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था। He realized that if he want to lead a healthy life, if he want to maintain the court, the palace, etc., so he needs money. That's why he was forced to increase the taxes, and this increase of taxes becomes one of the reason of French Revolution. But now the question arises, why the treasury found empty by the Louis XVI, who belongs to the Bourbon family. बॉर्बन फैमिली मीन्स जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा इंडिया में मुगल डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक इसी तरह से फ्रांस में एक बॉर्बन फैमिली डायनेस्टी है। उन्हीं के 16th जो थे लुइस 16 राजा बने और जब उन्होंने गद्दी को संभाला तो उस समय उनका खजाना बिल्कुल खाली था। एक तो जो आसपास के जो देश थे लगातार उनसे जो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहे थे, बैटल हो रही थी, दैट्स व्हाई द treasure was empty, because much of money was needed for the ammunition, for paying the soldiers. Lot of money was spent because of these battles with another country. Second, अमेरिकन कॉलोनी, यहां पर थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज दूंगा। क्या था, आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमेरिका है उसकी जो 13 कॉलोनी है, अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही कुछ लोग निकल करके यूएसए में, जो कंटिनेंट अमेरिका था, वहां पर 13 कॉलोनियां बसाई थी। बाद में उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी ब्रिटेन के खिलाफ, तब जाकर के वो यूएसए इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो यूएसए को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में
जो योगदान था वो फ्रांस का भी था, क्योंकि फ्रांस ने जो ये कई वर्षों तक लड़ाइयां लड़ी, अमेरिका ने ब्रिटेन से आजाद होने में 1776 में ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हुआ था, तो अमेरिका की हेल्प की फ्रांस ने, और हेल्प करने में बहुत सारा पैसा लगा, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा फ्रांस को उधार लेना पड़ा, यहां तक कि 2 बिलियन लीवर इज द करेंसी ऑफ द फ्रांस ऑफ एट दैट टाइम, और उसका भी उन्हें ब्याज देना पड़ता था, इंटरेस्ट देना पड़ता था, यहां तक कि इंटरेस्ट भी 10% इंक्रीज हो गया था। तो इन सबको पे करने में, खर्चा करने में द ट्रेजर वॉज एम्प्टी, क्योंकि हमारा पॉइंट है कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजर जो है, खजाना है, वो खाली क्यों था? आसपास के देशों से लड़ाई लड़ने के साथ, अमेरिका की मदद करने की वजह से, और जो फ्रांस में पेरिस में जो पैलेस था, जो महल था, उसके रख रखाव में, उसकी शान और शौकत में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। वर्सेल, मैंने नाम लिखा है, दिस इज द पैलेस लोकेटेड इन फ्रांस, अ ह्यूज अमाउंट इज destroyed, you can say, for the arranging the luxury in the Versailles. That's why this treasure was empty. Further, a huge army was maintained by the France. The people were working for the France administration. That's why a lot of money was spent on these points. So the treasure was empty. इन सब की वजह से जो फ्रांस का खजाना था वो खाली था, और फ्रांस, इस बात के लिए फ्रांस का राजा मजबूर हुआ कि उनको टैक्स बढ़ाना पड़ा, और वो जो टैक्स बढ़ाना था, जो जनता के ऊपर भार था, उसकी वजह से भी फ्रांस की क्रांति हुई। आप देख लेंगे, बहुत सारी लड़ाइयां थी फ्रांस के साथ, नियर बाय कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ। वर्सेल्स के पैलेस को ठीक करना था, आर्मी कोर्ट के जो काम करने वाले लोग हैं उनको पे करना था, जिसकी वजह से 2 बिलियन लीवर का कर्जा हुआ, 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था, और ट्रेजर वॉज एम्प्टी, ही वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब हम आगे लेकर के चलते हैं, इसको बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे अगले पॉइंट को डिस्कस करने का। लुईस 16 बॉर्बन फैमिली के बारे में जानने के बाद, और ये जानने के बाद कि जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो खाली था, उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 1789 से पहले ओल्ड रीज में जो सोसाइटी थी, फ्रांस का जो समाज था, उसमें किस तरह का ढांचा था, वहां पर किस प्रकार के लोग रहा करते थे, उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम पाएंगे कि बिफोर 1789 द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। आई हैव रिटन द वर्ड 3 एस्टेट। 3 एस्टेट में पूरा का पूरा जो समाज है वो बटा हुआ था। वो 3 एस्टेट कौन से थे? फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। हु आर द पीपल who came in first estate, second estate and third estate? In first estate, clergy, the religious people, those who are having the control upon the church, a powerful institution. Maximum of the land is controlled by the church of the country. You can see more than 60% of land कंट्रोल्ड बाय द चर्च एंड द अदर पीपल। तो आप समझ सकते हैं कि जो चर्च है वो कितनी पावरफुल संस्था थी, पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। उसके बाद जो सेकंड स्टेट में लोग आते हैं, तो फर्स्ट स्टेट में द पीपल ऑफ चर्च मींस क्लर्जी, सेकंड में नोबेलिटी संभ्रांत जो परिवार के लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, जिनका रिसोर्सेज पर कंट्रोल होता है, जिनके पास काम लेने के लिए, बिगाड़ लेने के लिए या फ्यूडल सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, जमींदारी सिस्टम आपने सुना होगा, वो ये नोबल्स थे। इन नोबल्स को भी बहुत सारी प्रिविलेज मिली हुई थी। उन प्रिविलेज के बारे में भी हम लोग बात करें। एक तो इनको टैक्स इकट्ठा करने का राइट था, ये लोगों से टैक्स इकट्ठा करते थे, और जो लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं, आप उनकी पावर का आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी बात, उनके पास ये राइट था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पीजेंट थे, जो लैंडलेस लेबर थे, उन लोगों से ये लोग काम ले सकते थे। तो सेकंड स्टेट में नोबेलिटी, संभ्रांत परिवार के लोग आते थे। और जो थर्ड स्टेट था, जो तीसरा स्टेट था, जो सोसाइटी का, समाज का तीसरा तबका था, वो भी 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। दैट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट।
In first part, big businessman, merchants, educated class, lawyers, court official, etc. In second, peasants who were having the little land holdings. In third estate, the poor strata of the French society, small peasant, or you can say landless labor. Thus we can say the France society was divided into three estate. इसका क्वेश्चन आता है, define the three estate, define the French society. It is very easy. Before 1789, France was divided into three estates. The France society was divided into three estates. First estate, in which the clergy or the people who were having the relation with the church, who were having the control upon the church, and the church is a powerful institution. Nobility, the people of, you can say, class, they were having they were of elite class. ऊपर का जो तबका होता है, सम्भ्रांत जो परिवार होता है. और तीसरा जो स्टेट है वो तीन पार्ट में, पहले में बड़े बिजनेसमैन और जो मीडियल क्लास या एजुकेटेड क्लास उसके वो लोग आते थे. दूसरे में पार्ट में वो पीजेंट जिनके पास कुछ लैंड होल्डिंग्स थी. और तीसरे में सबसे जो निचला तबका था वो था लैंडलेस लेबर का और पीजेंट्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग. तो दिस वाज द फ्रेंच सोसाइटी. दीज वर द पीपल, clergy and nobility. They were having certain rights by birth, certain privileges by birth, because of which the revolution took place. What kind of privilege they were having? They were exempted from paying taxes. जो भी टैक्स होता था वो थर्ड एस्टेट के लोगों द्वारा फिल किया जाता था. जो भी इन दोनों एस्टेट में पैदा हो जाता था, जन्म से ही उन्हें टैक्स देने की मनाही थी. उनको अधिकार था वो किसी भी प्रकार का टैक्स ना दे. दूसरा जो नोबिलिटी थी, उनको ये राइट प्राप्त था, राइट था कि वो लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे. जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा सरकार के करीब होंगे, उतना ज्यादा उनके पास पावर होगी. दूसरा उनके पास राइट था कि वो बेगार करवा सकते थे थर्ड एस्टेट के लोगों से, अपने घरों में काम करवा सकते थे, रोड कंस्ट्रक्शन में उनसे काम ले सकते थे, अपने आर्मी में उनको बिना पैसा दिए रिक्रूट कर सकते थे. तो ये स्ट्रक्चर जो था जिसमें थर्ड एस्टेट के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे. अब टैक्स के बारे में बार बार बात की जा रही. तो टैक्स क्या है था, किस तरह के वहां टैक्स लिए जाते थे? वहां पर कई तरह के टैक्स थे. एक था टिथ. टिथ, TI, आप स्पेलिंग देखें इसकी, इसको टिथ ही बोला जाता है. TITHES, टिथ. इसका शाब्दिक जो अर्थ है, द 10th पार्ट ऑफ द इनकम. बेसिकली क्या था कि ये जो टिथ था ये लिया जाता था चर्च के द्वारा. दिस वन, church was having the right to collect the 10% of the earning as a tax. You can imagine how the powerful church was. It was a separate institution which was running a parallel administration along with monarchy, along with king. So 10% of the earnings were going to the church straightforward. First was tithe. Second, tally. This was a kind of, you can say, tax which was submitted to the state, monarchy, king को जो जमा होता था. उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है. इनडायरेक्ट टैक्स वो हर प्रकार की कॉमोडिटी, गुड्स जो इस्तेमाल होती, जिसमें टबैको है, साल्ट है, सब पर टैक्स लगाया जाता था. और कमाल की बात देखिए आप, वो सारा का सारा टैक्स ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं ये पे किया करते थे. टिथ जो टैक्स 10% चर्च को जाता है, थर्ड एस्टेट के लोग पे करते थे. टेली जो टैक्स जाता है वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट के लोग पे करते थे. और जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो कमोडिटीज पर, वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था, वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट के लोग देते थे. इनको बाय बर्थ प्रिविलेज थी कि दे वर having privilege by birth of not paying taxes. You can imagine this inhuman law made by the France authority, France monarchy. And this injustice done with these people became one of the reason of French Revolution. In coming part, we will discuss what were the causes. Although this is one of the cause,
व्हाट वर द कॉजेज, व्हाट वर द इवेंट्स, क्या कारण थे, किस वजह से फ्रांस के लोग परेशान थे और वो सामने निकल करके आए और उन्होंने रेवोल्यूशन किया। इस बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, भले ही ये वीडियो 5 बन जाएं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम हर बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इस पार्ट में आप लोगों ने समझा कि रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति क्या होती है। फिर आप लोगों ने देखा कि जो कारण था, फ्रांस कहां पर लोकेटेड है, पेरिस कैसे इंपॉर्टेंट एक प्लेस है, वर्सेल जो है वो कैसे, उसके बाद बोर्बन फैमिली, लुई 16 के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने कब राजगद्दी संभाली, किससे शादी किया, जब शादी किया खजाने को संभाला तो खजाना खाली क्यों था। उसके बाद हमने किया कि वहां की जो सोसाइटी है, फ्रेंच जो सोसाइटी है, वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, किस तरह से जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे उन्हें बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे, किस तरह से थर्ड एस्टेट के लोगों को ही केवल टैक्स भरना से टैक्स वसूल किया जाता था, किस प्रकार से चर्च एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस तरह से यहां तक हमने अभी बात की है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास मैसेज आएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।